हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले मेंसुरेशन, जैसे आपको पता होगा रेलवे में मेंसुरेशन एक बहुत अहम योगदान करता है। और आपको यदि रेलवे में सिलेक्शन चाहिए तो मेंसुरेशन का अच्छा सा ज्ञान होना जरूरी है। हालांकि मैंने मेंसुरेशन 3D आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, तभी तक आपने मेंसुरेशन 3D नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले मेंसुरेशन 2D। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और मेंसुरेशन में क्या क्या पढ़ना रहता है, रेलवे में मेंसुरेशन से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में भी हम लोग 2D पढ़ेंगे, हालांकि 3D मैंने आपको इससे पढ़ा दिया, जाकर आप लोग देख लीजिए। तो पढ़ने वाले हम लोग क्या है, मेंसुरेशन 2D। अब मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मेंसुरेशन का मतलब हिंदी क्या होता है इसका मेंसुरेशन का, तो होता है क्षेत्र मिति। मेंसुरेशन का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है क्षेत्र मिति। और 2D का क्या मतलब होता है, 2D का मतलब होता है टू डायमेंशन। मतलब टू डायमेंशन। और टू डायमेंशन को बोलते हैं द्विविमी। अब आशा करते हैं चीज़ों को समझ गए होंगे कि 2D का मतलब क्या होता है, द्विविमी, जिसमें दो बीमा वो क्या बोलते हैं 2D। अर्थात देखिए इसमें कैसे पढ़ा जाता है 2D मतलब दो बीमा होती है, एक इधर बीमा हो गई हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। इसमें मात्र दो ही बीमा होगी, एक तो लंबाई हो जाएगी और एक चौड़ाई जाएगी। मान लीजिए इसको लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या पढ़ा जाता है, द्विविमी में क्या पढ़ा जाता है, नॉर्मली एक प्लेन को पढ़ा जाता है। एक सिंपल सा, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये इसे क्या है, आपको जो ये बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड क्या है, 2 डायमेंशन की 3 डायमेंशन है। अब जनरली जो आपको दिख रहा होगा वो 2 डायमेंशन ही, ठीक है। इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है। तो जिसमें 2 डायमेंशन है वो क्या होता है, द्विविमी होती है और 2 डायमेंशन होता है। तो इसमें प्लेन होता है और प्लेन में क्या क्या पढ़ना रहता है, लंबाई और चौड़ाई को, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई पूछेगा मेंसुरेशन क्या है, तो मेंसुरेशन बताइएगा कि क्षेत्र में, उसका हिंदी अर्थ क्षेत्रमिति होता है। 2 डायमेंशनल पढ़ना है हमको, 2 डायमेंशनल द्विविमी में क्या होना चाहिए, द्विविमी में नॉर्मली एक प्लेन के बारे में अध्ययन किया जाता है और उस प्लेन में लंबाई और चौड़ाई होता है, ठीक है। इतना तो कोई समझने में दिक्कत नहीं, इतना तो आप समझ गए, बेसिक चीज़ है। अब हम आगे शुरू करते हैं करने का। और इसमें 2 ही डायमेंशन रहेगा, लंबाई और चौड़ाई रहेगा। इसमें ऊंचाई कभी नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको 3D पढ़ाया था तो शंकु पढ़ा रहा था, घना पढ़ा रहा था, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी होती है। इसमें ऊंचाई की बात नहीं करेंगे, केवल और इसमें लंबाई और चौड़ाई की हम लोग बात करेंगे, तभी हो जाता है मेंसुरेशन 2D। अब आगे देखने वाले हैं, आशा करते हैं यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए, अब मेंसुरेशन में होता क्या, पढ़ना क्या क्या रहता है। जनरली पढ़ना तो आपको देखेंगे, मेंसुरेशन में मेन चीज़ क्या क्या पढ़ना रहता है वो हम लोग देखने वाले हैं। जनरली मेंसुरेशन में क्या होता है कि आपको परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ना रहता है, यही मेन चीज़ है। हालांकि इसमें देखेंगे कैटेगरी अलग अलग आती है, जैसे वृत्त पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर आयत पढ़ेंगे, फिर त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे, समचतुर्भुज पढ़ेंगे, सारी चीज़ें इसमें आती है। लेकिन जो मेंसुरेशन का जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सबसे ज़्यादा, इसमें आपको चाहे कुछ भी पढ़ाई कर लीजिए, उसमें परिमाप पूछा जाएगा और उसका क्षेत्रफल आपको बताना रहेगा। लेकिन हम आपसे पूछे परिमाप की परिभाषा क्या है, तो एक्चुअली आप परिमाप तभी किसी चीज़ का बता पाएंगे जब उसके बारे में आप जानते रहेंगे कि परिमाप होता क्या है। हम पूछते क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल का क्या मतलब जानेंगे, क्षेत्रफल का कुछ आइडिया आपके पास होना चाहिए ना कि क्षेत्रफल में पूछा क्या, निकाला क्या क्या जाता है, इतना तो आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिमाप। मेंसुरेशन में मेंसुरेशन 2D में क्या इंपॉर्टेंट है, परिमाप एंड क्षेत्रफल। ये दो बहुत, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हर जगह आपको जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो परिमाप और क्षेत्रफल आपको हर बार निकाल के दिखाऊंगा। तो परिमाप होता क्या है, सबसे पहले बात मेरा इंपॉर्टेंट तो ये है कि परिमाप होता क्या है। आप हमेशा परिमाप परिधि रट रहे होंगे, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ परिमाप क्या है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ परिमाप है क्या। जैसे मान लीजिए कोई मैंने एक आकृति बनाई, मैंने आपकी आकृति बनाई और ये पूछा, ये बताइए इस आकृति का परिमाप कितना है, तो आप बता पाएंगे। मैं जो आकृति बनाया हुआ हूं इसका मैं परिमाप पूछ लूँ तो इसका परिमाप बता पाएंगे। तो देखिए परिभाषा इसका क्या होता है, परिमाप की परिभाषा लिखिए अभी सभी लोग, कि सभी बाहरी
सीमाओं का योग, सभी बाहरी सीमाओं का योग परिमाप कहलाता है। ठीक है, सभी बाहरी सीमाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। यानी अगर मान लो यहाँ से मैंने शुरू किया तो इस सब की जो लंबाई है, सभी बाहरी सीमाओं की लंबाई इसमें लिख लीजिए, ऐड कर लीजिए लंबाई, सभी बाहरी सीमाओं की लंबाई का योग क्या होता है? लंबाई मैंने छोड़ दिया था तो आप लोग ऐड कर लीजिए सभी बाहरी सीमाओं की लंबाई का योग। ठीक है, यानी कि जो भी ये लंबाई आपको दिख रही होगी, इन सबको यदि जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? परिमाप निकल के आ जाएगा। मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए त्रिभुज है और त्रिभुज में मान लीजिए ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4 मान लेते हैं, और ये हो गया 5। तो मैं यदि पूछता हूं आपसे कि ये बताइए इसका परिमाप कितना होगा, ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा होगा इसका परिमाप कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे? भैया बाहरी सीमाओं का योग हमको चाहिए, तो सीधी सीधी बात, इसकी बाहरी सीमा कितनी है? 3, 4 और 5, सबको क्या कर देना? जोड़ देना है। तो 3 + 4 + 5 सबको जोड़ दो, कितना जाएगा? 12 हो गया परिमाप। यानी आपको आइडिया होना चाहिए परिमाप क्या होता है, कि बाहरी सीमाओं की लंबाइयों का क्या होता है? योग होता है। वो बोलते हैं क्या? उसको परिमाप बोलते हैं। इतना चीज कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे क्या? क्षेत्रफल। अब मुझे लग रहा होगा आप परिमाप, आज के बाद से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा परिमाप को समझने में। अभी तो आप लोग बस परिमाप रटते थे कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है, लेकिन आज के बाद से ये आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि परिमाप होता क्या है। अब अगला टॉपिक है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है? सवाल पूछ दिया जाए कि क्षेत्रफल क्या है, तो मान लीजिए ऐसे अगर आकृति में दे लीजिए, अगर पूछे इसका क्षेत्रफल का मतलब क्या समझ रहे हैं, क्षेत्रफल का मतलब क्या समझ पा रहे हैं, तो देखिए परिमाप का मतलब क्या है? कि सभी बाहरी सीमाओं की लंबाइयों का योग, यही तो था। अब क्या कहना है? क्षेत्रफल की परिभाषा क्या है? कि क्षेत्रफल में आता है सभी बाहरी सीमाओं द्वारा घेरा गया क्षेत्र, घेरा गया क्षेत्र। क्षेत्रफल क्या होता है? कि जितने बाहरी सीमाएं आप जो परिमाप में हम लोग निकाले थे उसके द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र होगा वही क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। यानी इसके सही बाहरी सीमाओं द्वारा कितना क्षेत्र घेरा गया देख रही है, यही क्षेत्र तो घेरा गया था, और इसी का क्या निकाला रहता है? क्षेत्रफल निकाला था। क्षेत्रफल समझ गए? बाहरी सीमाओं के द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र है तो उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, तो चलिए हम लोग इसको पहला शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वृत्त से शुरू कर रहे हैं। वृत्त सबसे पहले हम किससे शुरू करेंगे? वृत्त से। और वृत्त क्या होता है? वृत्त क्या होता है? एक निश्चित बिंदु से खींची गई आकृति क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। एक निश्चित बिंदु से खींची गई आकृति क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। और इसकी लंबाई मान लीजिए क्या हो गया? इसकी त्रिज्या, सॉरी लंबाई नहीं, इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी है? r। ठीक, अब हम इसके एक एक चीज का शुरू करने वाले। मैं पूछूंगा इसका परिधि बताइए या परिमाप बताइए, तो परिभाषा लिखना शुरू करिए। वृत्त का परिमाप, या इसी परिमाप को ही बोलते हैं परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। यानी इस वृत्त को बनाने में कितना लंबाई चाहिए? 2πr चाहिए। एक चीज मैं और आपका बताना भूल गया था, वो देख लीजिए कि जो परिमाप होता है, इसको नोट कर लीजिए जहां परिमाप लिखे होंगे। जब परिमाप होता है वो सिंगल यूनिट होता है, नोट कर लीजिएगा कहीं कोने में। वो क्या होता है? सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट का मतलब या तो मीटर में रहेगा, या सेंटीमीटर में रहेगा, या mm में रहेगा, या किलोमीटर में रहेगा, मतलब सिंगल यूनिट में रहेगा। वहीं पे अगर क्षेत्रफल की अगर बात कर दें, जो क्षेत्रफल होता है वो किस में होता है? स्क्वायर यूनिट में। किस यूनिट में होता है? स्क्वायर यूनिट में। स्क्वायर यूनिट का मतलब क्या हुआ? कि मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, किलोमीटर का स्क्वायर। ये लिख लीजिएगा। परिमाप ऐसे पहचान सकते हैं, अगर मीटर दिया रहा है, सेंटीमीटर दिया, mm दिया है, तो समझिए वो परिमाप दिया हुआ है। मीटर स्क्वायर दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर दिया है, समझिए उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है।
तो वृत्त का परिमाप या परिधि कितना होता है, 2 पाई आर होता है। यहां तक मैंने आपको बता ही दिया था। वृत्त का क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल का क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का क्या होता है फार्मूला, पाई आर का स्क्वायर। पाई आर का क्या होता है, स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं कि आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे और आप परेशान नहीं होंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का एक और होता है, फार्मूला होता है, उसको भी नोट कर लीजिए, परिधि, परिधि का स्क्वायर बट्टे 4 पाई। ये भी कई बार ऐसा पूछा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, परिधि उसका दिया रहेगा और वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो अब लोग परिधि का स्क्वायर बट्टे 4 पाई डायरेक्ट कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। इसमें तो कोई दिक्कत आप लोगों को मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और इसका होता है वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। जितने मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए, सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई डी का स्क्वायर बट्टे 4, ये भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ये कहाँ से आता है, ये भी यहीं से आता है। जैसे आपको पता है, ध्यान रखिए, डी बराबर क्या होता है, 2r। आपको भी पता है कि व्यास क्या होता है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना। यानी अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दूँ तो ये क्या हो गया, ये व्यास हो गया। इसको क्या बोलते हैं, व्यास। और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का कितना होता है, देखिए अगर यहाँ से लेके यहाँ तक r है और यहाँ से लेके यहाँ तक r है तो कितना होगा, 2r। अब पूरा क्या है, व्यास। यानी कि वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है। अब इसी को r बराबर हम क्या लिख सकते हैं, r बराबर क्या लिख सकते हैं, d/2 लिख सकते हैं। कोई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। r बराबर क्या लिख देंगे, d/2। और d/2 यदि लिख सकते हैं तो इसी को इसी में पुट कर दोगे, r की वैल्यू d/, तो d पाई डी स्क्वायर बट्टे 4 आ जाएगा। समझो, जो r की जो वैल्यू हो यहाँ रख दोगे, r के जगह पे d/2, तो वही निकल के क्या आ जाएगा, यहीं से निकल के आ जाता है पाई डी स्क्वायर बट्टे 4। कोई दिक्कत अभी तक तो किसी को कोई समझने में दिक्कत है? मैंने एकदम बेसिक से समझाया, एकदम जीरो लेवल से आप लोगों को समझा रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को अभी कुछ नहीं आ रहा है। बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करना। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए और हमारे मजबूती साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलिए अगला हम अर्धवृत्त के बारे में देखेंगे। ये तो हो गया आपका वृत्त। अर्धवृत्त के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है और बहुत लोगों का कंसेप्ट उसमें क्लियर नहीं होता है। एक सवाल आपसे पूछता हूँ, बताइए, ये बताइए वृत्त का जो परिमाप होता है कितना होता है? वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2 पाई r। इसको याद कर लिए, भूलिए मत, बार बार मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। ये क्या है आपका, ये टोटल आपको क्या दिख गया, वृत्त। लेकिन मुझे क्या चाहिए, अर्धवृत्त। तो आधा वृत्त चाहिए तो आधा मिटाना पड़ेगा मुझे। लो, आधा वृत्त बन गया। अर्धवृत्त ऐसे ही बनेगा ना, पूरे वृत्त में से आधा काट लोगे तो क्या बनेगा, अर्धवृत्त बन गया। अब यहाँ से लेके ये त्रिज्या, यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है, r। अब पूछा जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना बताओ। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वो जवानी जवानी ही क्या जिसमें कोई कहानी ना हो। समझ रहे हो, अपनी ज़िंदगी में इतनी कहानी बना देना ना कि तुम्हारा बेटा खुशी से उछल पड़े कि मेरे बाप ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। वृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आओ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम लोगों को समझो। ये बताओ, पूरा अगर वृत्त था, जब यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा वृत्त था, पूरा एक सर्किल था, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना बताया तुमको, पाई r का स्क्वायर। यही तो बताया हूँ। अगर पूरा ये वृत्त रहता तो इसका क्षेत्रफल कितना आता, पाई r का स्क्वायर। लेकिन अब तो आधा कर दिए हो काट के, तो आधा इसको भी कर दो। लो, वृत्त का अर्धवृत्त का बन के क्षेत्रफल तैयार। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर बट्टे 2। सीधी सीधी बात, इसमें तो कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। बड़ी चीज़ क्या है वो सुन लो। अर्धवृत्त का परिमाप, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और अच्छे अच्छे टीचर भी इसको बढ़िया से समझा नहीं पाते हैं, लेकिन मुझे आशा है कि तुम पहले ही समझ जाओगे। टीचर समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन तुम जरूर समझ जाओगे। अर्धवृत्त का परिमाप बोलो या अर्धवृत्त की परिधि, दोनों चीज़ एक ही है, कोई इसमें बड़ी इशू नहीं है। चलो अब क्या है, अर्धवृत्त का परिधि में पूछूंगा तो अर्धवृत्त का, अच्छा परिधि का मतलब समझ रहे हो, पूरा इसको निर्माण करने में, एक पूरा वृत्त को निर्माण करने में कितने लंबित तार की, मैं परिभाषा ही मैं तुमको कंसेप्ट कर दिया हूँ कि परिमाप का मतलब होता क्या है, कि बाहरी सीमाओं की लंबाई का योग। तो आइए बताओ, अगर पूरा वृत्त था यहाँ से यहाँ तक पूरी बाहरी सीमा थी
अब अर्धवृत्त बन गया तो क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक हुआ ही, बल्कि ये भी हो गया, देख रहे हो हुआ कि नहीं हुआ अर्धवृत्त में। भाई अर्धवृत्त की सीमा कहाँ से है, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ गई और यहाँ से यहाँ भी आई, यही तो है टोटल। तो ये बताओ पूरा अगर वृत्त रहता तो उसका परिमाप कितना होता, 2 πr होता कि नहीं होता। लेकिन हम आधा वृत्त का भी काउंट कर रहे हैं तो आधा वृत्त का आधा कर दोगे तो अर्धवृत्त में कभी कहाँ तक आया, यहाँ से लेके ये ऊपर वाला हिस्सा आ गया 2 πr का बट्टे 2। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना भाई, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमको ये वाला हिस्सा बस छूट गया था, ये वाला हिस्सा है कितना 2r, 2r का इसमें जोड़ दो, बस आ गया। अब 2 से 2 काट लो, लिख लो πr + 2r, यही आ गया इसका, यानी अर्धवृत्त का परिधि कितना होगा πr + 2r होता है। आशा करते हैं कि तुमको एक एक कंसेप्ट मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी करते रहो, खुशी से एंजॉय करो लाइफ को यार, पूरी लाइफ एकदम सीरियस बना के मत जिया करो, एकदम हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ाई करो। सफलता तो एक दिन मिलनी ही मिलनी है, किसी के बाप की हिम्मत थोड़ी है तुम्हारी सफलता, मेहनत करोगे तो सफल ना हो पाओ। मेहनत करते रहो, एक दिन जरूर सफल होगे। आओ अब ये बताओ πr + 2r तो समझ गए होगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। एक फार्मूला अर्धवृत्त का परिमाप का और आता है। अब देखो पाई है, इसके जगह पे तुम 22/7 रख दो, 22/7 रख दी और r रख दो + 2r। और जब इसको सॉल्व करोगे तो भाई इधर 7 है और इधर मान लो 1, तो इधर का एलसीएम 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22r + 7 पर जाएगा तो 7 दूना 14r। आशा करते हैं कि एलसीएम तो निकालना जानते ही होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कन्फ्यूजन में तो नहीं हो कि कहाँ से लिख दिए सर जी। भाई 7 और 1 का एलसीएम कितना होगा 7, अब इसमें एक बार जाएगा 7 का पहाड़ा तो 22 का 22 आ जाएगा, यहाँ पे 7 बार जाएगा तो 7 दूना 14, 14 लिख दिया, सबको जोड़ दो कितना होगा 36r/7। लो अर्धवृत्त का एक परिमाप का एक और आ गया फार्मूला 36r/7। तो आशा करते हैं आप लोगों को मैंने अर्धवृत्त आपको अच्छे से खत्म, आप लोगों ने कितना समझा हो, हमने कितना आपको समझा पाया। तो देखिए ये हो गया एक वृत्त, और ये बताइए अगर इस वृत्त की त्रिज्या अगर दे रखी है 7, अगर इस वृत्त की त्रिज्या 7 दे रखी है तो आपको बताना है, सबसे पहले बताइए इसका व्यास कितना होगा, इस वृत्त का व्यास कितना होगा। अगर इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है तो इसका व्यास यानी त्रिज्या r बराबर अगर 7 दे रखी है तो ये बताइए इस वृत्त का व्यास कितना होगा। तो अभी मैंने बताया था कि जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का कितना होता है 2 गुना, तो व्यास कितना हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हम ये पूछ लें, ये बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने क्या बताया था, याद करो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या बताया था πr का स्क्वायर, यही तो बताया था। अब पाई की वैल्यू होती है 22/7, r की वैल्यू 2 बार गुणा कर दो, अब इससे इसको काट लो, और 22 में जब 7 का मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है तो सब सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो वृत्त का व्यास आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब मैं पूछूं कि ये बताओ इस वृत्त का परिमाप बता, परिधि बताओ, परिधि कितनी होगी। तो परिधि कितनी होगी 2πr, यानी 2 गुणे 22/7 गुणे r की वैल्यू 7, इससे काट लो 22 दूना 44 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं, आशा करते हैं कि आप लोग इसको चीज़ को समझ गए होंगे। एकदम बेसिक से होती है, इसको ज़्यादा सीरियस मत लिया करो यार, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं कि तुमसे रूठ जाएगी। इसको आराम से समझो, जिस चीज़ मैं समझा रहा हूँ बस उतना ही समझो, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये हमारे हाथ में, हम आपको बता रहे हैं कैसे कैसे समझना, सारी चीज़ आपको बताएंगे, इसके लिए परेशान नहीं होना है आपको। चलिए वृत्त समझ गए, अब अर्धवृत्त के एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। अर्धवृत्त सेम चीज़ रहेगा, अर्धवृत्त की एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, कोई डाउट नहीं। अब बताइए इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा πr का स्क्वायर बट्टे 2। अब πr स्क्वायर अभी हम लोग निकाले थे,
154 सेंटीमीटर अभी निकाले थे ना पीछे 154 सेंटीमीटर, अब उसी का आधा कर दो तो कितना आ जाएगा 7 दूना 14 और 7 दूना 14 सेंटीमीटर के स्क्वायर। कोई दिक्कत? और वही आप ये पूछ ले कि अर्धवृत्त का परिमाप बताओ। अर्धवृत्त का परिमाप हम लोग कितना निकालेंगे 36r/7 इंटू, यही तो था ना 36r/7, यही तो होता है अर्धवृत्त का परिमाप। तो आज 7 से 60 काट लो, कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप। चलिए इस चीज़ को आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग देखने वाले त्रिज्यखंड पे आधारित सवाल, और एक अच्छे टीचर नहीं समझा पाते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। यदि आपको विश्वास ना हो तो बहुत सारे टीचरों को जाकर देख लीजिए। ये त्रिज्यखंड पर आधारित सवाल बहुत सारे टीचर आपको अच्छे से समझा ही नहीं पाएंगे। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, बस सुनिए ध्यान से देखो। ये मान लो एक हो गया वृत्त। अब त्रिज्यखंड का मतलब क्या हो? त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। ध्यान से सुन लो, त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। कभी कभी पूछ लेता है त्रिज्यखंड क्या होता है, तो बताना पड़ेगा त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। तो अब आपको बताना है त्रिज्यखंड पे आधारित सवाल कैसे पूछे जाते हैं, भी एक देख लो। त्रिज्यखंड पर आधारित सवाल, त्रिज्यखंड पर आधारित है। चलिए अब एक बात बताइए, इसमें दो चीज पूछता है कि ये बताइए, अच्छा त्रिज्यखंड पर आधारित का मतलब क्या है? अगर ऐसा दिया रहेगा, ये तो मैंने आपको पूरा समझाने के लिए दे, क्वेश्चन में बस ऐसे रहता है, पूरा एकदम क्वेश्चन का माहौल आपका बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। लीजिए बिल्कुल ऐसा दिया रहता है, इसको मान लीजिए R मानता है, इसको O मानता है, और इसको A और इसको B, ऐसे ही बिल्कुल सवाल आते हैं। तो अब आपको त्रिज्यखंड पर आधारित सवाल पूछेगा, वृत्त का इसका परिमाप बताइए, त्रिज्यखंड का परिमाप बताइए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहले हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखते हैं कि जो त्रिज्यखंड होता है उसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ कैसे निकलेगा? अगर मान लो, ध्यान से सुनो, एकदम बेसिक एकदम क्लियर समझो। अगर ये पूरा क्लियर, पूरा का पूरा अगर वृत्त रहता, पूरा का पूरा अगर वृत्त रहता तो उसका क्षेत्रफल कितना आता? उसका क्षेत्रफल कितना आता? पाई r का स्क्वायर आता कि नहीं? ध्यान से सुनो जो चीज समझा रहा हूँ, त्रिज्यखंड बता रहा हूँ ना, अच्छे से टीचर समझा नहीं पाते। अगर ये पूरा वृत्त रहता तो उसका क्षेत्रफल कितना आता? पाई r का स्क्वायर रहता ना, पाई r का स्क्वायर आता। अच्छा ये बताओ, यदि थीटा है और ये पूरा, अगर पूरा एक सर्किल ऐसे घूम जाता है तो कितने डिग्री का एक कोण बन जाता? पूरा घूम जाता तो 360 डिग्री का। तो यहां पे लिख लो 360। अब यदि 360 डिग्री पे क्षेत्रफल पाई r का स्क्वायर है, ध्यान सुनो, यदि 360 डिग्री पे क्षेत्रफल पाई r का स्क्वायर है तो 1 डिग्री पे कितना होगा? तो कहोगे कि पाई r स्क्वायर बटे 360, यही बोलोगे। अब 1 डिग्री पे पाई r स्क्वायर बटे 360 है, लेकिन हमको क्वेश्चन में दिया कितना है? कितने डिग्री का थीटा दिया है? कितने डिग्री पे? थीटा डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू पे रख दो। तो 1 डिग्री पे अगर इतना है तो थीटा पे कितना होगा? पाई r का स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा। लो अब आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई r का स्क्वायर 360 इंटू थीटा। बात समझ पा रहे हो? पाई r स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा। कोई दिक्कत नहीं। इसी को कहीं कहीं में एकदम ऐसे लिखा जाता है, उसको भी देख लो, थीटा बटे 360 पाई r का स्क्वायर। आशा करते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैंने बहुत बेसिक से आपको क्लियर कर दिया। आज के बाद से आपको त्रिज्यखंड वाले में गलत नहीं होगा। चलिए अगले देखते हैं। मैंने बहुत अच्छे से तो समझाने की कोशिश कर ही दिया है, आप लोग देखिए कितना समझ पा रहे हैं। अब अगला है कि ये बताइए, ये तो हो गया आपका क्षेत्रफल। अब अगला आता है त्रिज्यखंड की अगला देखिए, क्षेत्रफल के बाद से क्या होता है? परिमाप। त्रिज्यखंड का परिमाप या परिधि, यही तो आएगा। अब परिधि में
आपने तो इसका क्षेत्रफल बता दिया, इसका क्षेत्रफल कैसे, अच्छा क्षेत्रफल के बारे बता ही देखा हूँ, क्षेत्रफल क्या होता है, और अब परिधि बताना है, यही सारी चीज़ें आपने पहले अंदर का बता दिया, अब इसका परिधि, बाहरी सीमाओं की क्या बताना है, परिमाप का परिभाषा क्या है कि बाहरी सीमाओं की लंबाई का योग, तो बाहरी सीमाओं की लंबाई के योग में कैसे आएगा, देखो परिमाप कैसे, अगर ये मान लो पूरा अगर ये वृद्धि रहता, पूरा का अगर पूरा ये वृद्धि रहता, पूरा ऐसे के ऐसे पूरा एक वृद्धि रहता, तो उसका परिमाप या परिधि कितनी आती, 2πr आती ना। अगर ये पूरा वृद्धि रहता तो उसका परिमाप कितना, 2πr आता। अब है कितना, बस इतना ही है, अब तो इतना ही है। अब ये 2πr है, ये कितने डिग्री पे है, 360 डिग्री पे। अगर पूरा अगर वृद्धि रहता ये, तो ये भी पूरा घूम के रहता, तो 360 डिग्री पे 2πr है, तो 1 डिग्री पे कितनी होगी, 2πr बटे 360, तो थीटा डिग्री पे कितनी हो जाएगी, अब तो समझ ही गए होगे, 2πr बटे 360 इंटू थीटा। लो अब आशा करते हैं कि वृत्त पे आधारित कोई भी सवाल 2D में, 2 डायमेंशनल में आपके गलत नहीं होने वाले हैं। सारी चीज़ें मैंने एक एक चीज़ क्लियर करके बता दिया, बेसिक फंडा बता दिया, त्रिज्यखंड पर आधारित सवाल भी बता दिए, वृत्त भी बता दिए और अर्धवृत्त बता दिए। वीडियो कैसे लगी, वीडियो को कमेंट करके आपको जवाब जरूर देना है। आप लोग जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग वीडियो कमेंट कर जरूर बताइएगा कि भैया वीडियो आपकी कैसी है, अच्छा या बुरा जरूर कमेंट करिएगा। अच्छा होगा तो अच्छा लिखिएगा, समझ में आई पूरी, अगर पूरी की वीडियो समझ में आ गई तब भी बताइएगा, पूरी की पूरी वीडियो आपको समझ में ही नहीं आई तभी भी बताइए। जब आपकी गर्लफ्रेंड आपको नहीं समझ पाई तो हम आपको नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको फिर समझाएंगे, हम भागने वाले नहीं हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।